तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में भारत में ब्रिटिश शासकों के आर्थिक नीति एवं उसका प्रभाव। तो पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। भूमिका: भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद सहज परिलक्षित होने लगा था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों द्वारा तत्कालीन यूरोपीय व्यापारियों को दी गई उदारपूर्ण रियासतों ने स्वदेशी व्यापारियों के हितों को नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 युद्ध के बाद भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष तथा आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अंग्रेजों को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य अपने उद्योग के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त कर अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना था और अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों का केवल अपने हितों को पूर्ति हेतु प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप भारत एक निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसके तहत किसी देश का आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न होता है। इसके तहत एक राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रण करने वाला देश मृत देश कहलाता है। इस तरह उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियां का मुख्य लक्ष्य मृत देश यानी औपनिवेशिक शक्ति को लाभ पहुंचाना होता है। इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियां बनाई। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण में विभक्त किया जाता है। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो 1757 से 1813 तक रहा था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआती मानी जाती है। उपनिवेशवाद का प्रथम चरण ब्रिटिश कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर केंद्रित रहा। फलतः इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए उन्हें पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों से कई युद्ध लड़ने पड़े। इस चरण में ब्रिटिश के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे, जैसे भारत में व्यापार पर एकाधिकार करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना, कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना यह पूंजी निवेश के तात्पर्य है। बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदकर उसको यूरोप में निर्यात कर मुनाफा कमाना। वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन की आवश्यकता नहीं रही। भारतीय प्रशासन परंपरागत न्यायिक कानूनों और यातायात, संचार तथा औद्योगिक व्यवस्था में विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना। कंपनी ने आर्थिक कोष बढ़ाने के लिए विजित क्षेत्रों की स्थानीय जनता पर कर लगाया और प्लासी के युद्ध के बाद जीते गए क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि की सरकारी आय पर कंपनी का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। ब्रिटिश की आर्थिक नीति से उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। परिमाणतः अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि ही रह गया और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहने लगी। किसानों से वसूली गई राशि यानी लगान के रूप में होती थी। अंग्रेजों द्वारा वस्तुओं की कीमत धातुओं के रूप में इंग्लैंड और यूरोप को निर्यात कर दी जाती थी। भारत की लूट इंग्लैंड में पूंजी संचय का अप्रत्यक्ष स्रोत थी। इस प्रकार उपनिवेश के प्रथम चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन को लूटना था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार पार्सिवल स्पीयर ने टिप्पणी की है, अब बंगाल में खुला तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ है। 1765 से 1772 तक
इस काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पनिकर ने डाकू राज की संज्ञा कहा है। उपनिवेशवाद के द्वितीय चरण, इसे औद्योगिक पूंजीवाद कहता है। इसका कार्यकाल 1813 से 1858 तक था। 1813 में भारत के व्यापार से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। तत्पश्चात औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारतीय को शोषण का नया रूप सामने आया। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योग की स्थापना हुई। विदित है कि 1765 से 1785 के बीच अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जैसे कताई की मशीन, स्टीम इंजन, पावर लूम, वाटर फ्रेम आदि। उद्योगों की स्थापना होने से जहां एक तरफ कच्चे माल एवं खदान की आवश्यकता महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ कारखाना निर्मित उत्पादकों की बिक्री के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता भी पड़ी। परिणाम स्वरूप इन उद्देश्य को पूर्ति के लिए ब्रिटिश ने भारत में नई नीतियां लागू की। 1813 के चार्टर एक्ट पारित करके भारत में ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं तैयार माल का आयातक मात्र बनकर रह गया। 1813 के बाद आंतरिक निर्यात के अलावा कंपनी ने होम चार्जेज भी लागू कर दिया और अन्य खर्चों के अतिरिक्त चार्जेज में भारतीय ऋण पर ब्याज भी शामिल था। इस प्रकार भारत की संपत्ति को निचोड़कर इंग्लैंड भेजा जाने लगा। इस तथ्य को एक अंग्रेजी अधिकारी जॉन सुलीवन ने स्वीकारते हुए कहा है कि हमारी प्रणाली ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे प्रत्येक अच्छी वस्तु सोख लेती है तथा फिर उसे टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकारी समाप्त हो जाने के बाद सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़े को भारतीय बाजारों में भेजे जाने लगा। ये कपड़े मिलों में तैयार होते थे, इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं सके। फलतः भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन एवं कच्चे माल के लिए अधिक से अधिक उत्पादन के लक्ष्य से अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था में प्रयोग करने शुरू की। फलतः अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त जैसी व्यवस्थाएं अपनाई गई। स्मरणीय है कि जहां एक ओर अस्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों की दूरगामी नीति का हिस्सा था, वहीं दूसरी ओर रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के किसानों की शोषण की चरम अवस्था थी। देश में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्य फसलों को अधिक उगाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप देश में अनाज की कमी से खाद्यान्न की मूल्य में वृद्धि हुई। इस चरण की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रेलवे का विकास भी था। हालांकि रेलवे का विकास भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं बल्कि अंग्रेजों की सामरिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटिश कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा उसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी। इसके विकास का दूसरा कारण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा हेतु सेना को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाले किसी भी विद्रोह को बिना किसी विलंब को कुचला जा सके। परिणाम यह हुआ कि कच्चे माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि में वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, जिसमें नील, कपास, अफीम, चाय, जूट, कॉफी आदि के उत्पादन हेतु कृषकों को मजबूर किया गया। फलतः भारत के खाद्यान्नों में कमी आने लगी और आधुनिक पचाय शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में असमानता आई। भारतीय हस्तशिल्प कुटीर उद्योग का पतन होने लगा। उद्योग धंधों का विनाश होने से भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी आदि में बढ़ोतरी हुई। महत्वपूर्ण कथन जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है, विश्व के कपड़ों के घर को विदेशी कपड़ों से भर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग
बुनकरों की हड्डियां से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई। रेलवे का विकास। इतिहास में 1846 में लॉर्ड हैंडिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु पहली बार भारत में रेलवे का विकास की बात की गई। भारत में रेलवे का विकास का प्रथम चरण 1849 से 1864 तक माना जाता है। 1849 में पहली रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज तक बिछाई गई। 1853 में डलहौजी मेमू से रेलवे का विकास की तीव्रता आई और उल्लेखनीय यह है कि निवेश की शुरुआत सार्वजनिक कंपनियां ने नहीं बल्कि निजी कंपनियां ने की। निवेश को आकर्षित करने के लिए उन्हें 5% ब्याज की गारंटी दी गई। 1853 में पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। 1856 में भारत में विदेशी निवेश की शुरुआत रेलवे के संदर्भ में हुई। सार्वजनिक ऋण द्वारा धन एकत्रित किया गया। 1869 तक रेलवे प्रबंधक के लिए 33 कंपनियां थीं, जिसमें 24 निजी और 5 सरकारी और 4 देशी रियासत की थी। इन कंपनी से यह समझौता हुआ था कि 25 साल के बाद रेलवे लाइन सरकार को सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार ने राज्य के द्वारा रेलवे और स्वामित्व पर बल दिया गया। 1879 ईस्वी में लिटन के कार्यकाल में सबसे पहले पूर्व रेलवे लाइन को खरीदा गया। 1903 ईस्वी में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड की स्थापना की, जिसने इससे संबंधित कई अनुशंसाएं प्रस्तुत की। स्मरणीय है कि रेलवे का तीव्र विकास कर्जन के शासनकाल में हुआ था। एकवर्थ आयोग 1921 से 22 की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1947 में आज़ादी से पहले केसी नियोगी रेलवे के अध्यक्ष रेलवे वित्त से संबंधित तथ्यों को निरीक्षित के लिए एक समिति का गठन किया गया। टिप्पणियाँ। कार्ल मार्क्स ने कहा है, जिस देश में लोहा और कोयला मौजूद हो वहाँ अगर तकनीकी पहुँच जाए तो उस देश की आधुनिकीकरण से नहीं रोका जा सकता है। अर्नाल्ड ने कहा है, भारत में रेलवे ने वह कर दिखाया जो अकबर और टीपू जैसे निरंकुश शासक ना कर पाए, वे भारत को एकीकृत ना कर सके। तिलक ने कहा है, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे का विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। उपनिवेशवाद का तृतीय चरण वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 ईस्वी तक था। उपनिवेशवाद का यह चरण प्रथम 2 चरणों के ही तार्किक परिणति था, जिसके अंतर्गत उन चरणों का शोषण प्रतिक्रिया तो जारी रही किंतु उसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। 1857 के विद्रोह को आंतरिक राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकरण से प्रतिस्पर्धा आदि कारणों ने भारत में उपनिवेशवाद के एक नवीन चरण में जन्म लिया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी जाती है। ब्रिटिश निवेशकों ने इस चरण के दौरान निवेश के लिए जाने क्षेत्रों को चुना जिनमें वित्त बाजार प्रमुख था। इसके तहत बैंकों तथा बीमा कंपनियों की स्थापना की गई। निवेश के अन्य क्षेत्रों में चाय, कॉफी, रबड़ बागान, जूट उद्योग, जहाजरानी प्रमुख थे। सबसे रोचक पहलू इस वित्तीय पूंजीवाद के दौरान यह रहा कि ब्रिटिश निवेशकों ने उन उद्योग, सूती वस्त्र, इस्पात में निवेश नहीं किया जो आगे चलकर ब्रिटिश कंपनियों से ही प्रतिस्पर्धा करते। वित्तीय पूंजीवाद के दुष्परिणामों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से भी अधिक खोखला बना दिया। इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण पर ब्याज की अदायगी करनी पड़ी, जिससे पूंजी निर्माण और निवेश की प्रक्रिया कमजोर होती चली गई। स्वदेशी उद्योग तथा कृषि के विकास को इस विदेशी वित्तीय पूंजीवाद ने पनपने नहीं दिया। फलतः भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से संलग्न और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था मात्र बनकर रह गई। परिणाम यह निकला कि वित्तीय पूंजीवाद के दुष्प्रभावों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से अधिक खोखला बना दिया। सार्वजनिक ऋण पर भारत को ब्याज लाभांश भी देना पड़ता था। भारतीयों को
स्वशासन और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए अयोग्य माने जाने लगा। आधुनिक समाज सांस्कृतिक और राजनीतिक विचारों को हस्तोहासित किया गया क्योंकि उसके उपनिवेश विरोध विचारों को पनपने का खतरा था। भारतीय हितों और भारत के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेश की टक्कर ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भू राजस्व व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार का सुदृढ़ीकरण हेतु कंपनी को अत्यधिक धन की जरूरत थी। कच्चे माल की खरीदारी, सिविल तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन, भारतीय ग्रामों दूर दराज के क्षेत्रों में अधिकार के लिए कंपनी को भारतीय राजस्व की आवश्यकता थी, जिसका प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में राजनीतिक अस्थिरता ने गांवों को समान जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूबे की दीवानी अधिकार मिल जाने पर राजस्व वसूली के लिए इन क्षेत्रों में अलग अलग दीवान नियुक्त किए गए। इन नायब दीवान द्वारा लगान वसूली का कार्य ठेकेदार को दिया गया। इसके माध्यम से ठेकेदारों ने मनमाना कर कृषकों से वसूल किए और कंपनी को उसके द्वारा निश्चित रकम अदा की गई। इस व्यवस्था में जमींदारी भी ठेकेदारी के नियंत्रण में आ गए, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया। कालांतर में लगान व्याप्त असंगति की चरण वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में दय शासन का अंत कर राजस्व वसूली का काम स्वयं कंपनी को देख रेख में शुरू किया। इज्जेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम क्या थी? तो 1772 में एक पंचवर्षीय इज्जेदारी प्रथा चालू की गई। इस नीति व्यवस्था यानी फार्मिंग सिस्टम के अनुसार नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भू राजस्व वसूली का ठेका दिया जाता था। इस पद्धति में जमींदारों को अलग रखा गया क्योंकि वारेन हेस्टिंग का मानना था कि इसमें जमींदारों को शामिल करने का अर्थ होगा कि सरकार को भू राजस्व की एक बड़ी दर से वंचित रह जाना। परंतु इस व्यवस्था का भी परिणाम हानिकारक रहे। इसमें भू राजस्व भी रकम तो बढ़ गई पर वास्तविक वसूली प्रति वर्ष घटती बढ़ती रहती थी। यह योजना कृषि की उन्नति, कृषकों का शोषण बंद करने और कंपनी की धन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकी। चूँकि जमींदारों को ग्रामीण क्षेत्रों में वर्चस्व था और वे भू राजस्व के विशेषज्ञ थे, अतः उनके सहयोग के बिना यह योजना सफल न हो सकी। इस पंचवर्षीय ठेकेदारी योजना के असफल होने के बाद वारेन हेस्टिंग 1776 में से एक वर्षीय कर दिया। अब ठेकेदारी 1 वर्ष के लिए दी जाती थी। इसमें जमींदारों को प्राथमिकता दी गई। इसी समय ब्रिटेन अपना अमेरिका उपनिवेश खो चुका था, अतः वह भारतीय उपनिवेश को मजबूत बनाने की ओर से प्रयासरत था। इन्हीं परिस्थितियों को वारेन हेस्टिंग के बाद बंगाल का गवर्नर कॉर्नवालिस का आगमन हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अनुभव किया कि कृषि अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण कंपनी का राजस्व दर में उतार चढ़ाव आ रहा है। फलतः भू राजस्व से पहले कई नई व्यवस्था को लाया जाए, जिसे जमींदारी अस्थायी या इस्तामारारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया, अतः इसे जमींदारी या मलगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया, क्योंकि इसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोग के लिए 10 वर्ष का समय अल्प है। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु निर्यात किया गया। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदारी किसानों से कितना लगान वसूल करे, जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला, सरकार को नहीं, और इसका यह परिणाम हुआ कि जमींदारों
किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। 1793 में विनियमन 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला और 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, अर्थात नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान का राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह व्यवस्था जमींदारी भारत के 19% भाग पर लागू की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा अतिरिक्त बनारस और कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। प्रभाव क्या पड़ा? तो 1812 में तक संशोधन के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दिया गया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के जब्त कर सकते हैं। इससे किसान अब कृषक दास में बदलने लगे। सूर्यास्त के नियम के कारण नए वर्ग जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदार जमींदार बनने लगे, जिससे अनुपस्थिति या दूरवासी जमींदारों का उदय हुआ। जमीनों को नीलामी के कारण उपसमांतीकरण का उदय हुआ। अस्थायी होने के कारण कृषि और अनुकूल प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद इसकी दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, जिसके सरकार को हानि हो गई। अंग्रेजों को यह लाभ तो हुआ कि उन्हें अस्थायी रूप से लगान को सुनिश्चित प्राप्त हो गई, जिसका प्रयोग उन्होंने साम्राज्य विस्तार को स्थिरीकरण में किया और कृषि व्यवस्था में निवेश या ध्यान न देकर सारा व्यापार में उन्नति में लगा दिया। धातत्व है कि 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट में जमींदारों द्वारा लगान वसूली की मान्यता दी गई तथा इन व्यवस्था को समर्थन मिला। सभी अंग्रेजों को न तो भारतीय कृषि व्यवस्था का ज्ञान था और न ही उसके पास इतने अधिकारी थे कि वे अपने दाम पर राजस्व व्यवस्था चला सके। अंग्रेजों को भारत में जमींदारों के रूप में सामाजिक मित्र मिल गया, जो कि दिल से चाहता था कि अंग्रेज यहाँ बने रहे। इसीलिए 1857 महाविद्रोह में जमींदारों ने अंग्रेजों को साथ दिया। C.R. दत्त और राजा राममोहन राय जैसे विद्वान इस व्यवस्था के समर्थक थे। C.R. दत्त ने इसे पूरे भारत में लागू करने की अनुशंसा की है। परवर्ती काल में 1945 में जमींदारी व्यवस्था को जांच के लिए फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट पर कहा गया कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में अस्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। चूंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसान या आम जनता के साथ लागू की गई, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। यदि किसान निर्धारित लागत जमा नहीं कर पाता है तो उसे भू राजस्व से वंचित कर दिया जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया था। यहाँ इन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुंडो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई और 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलिया जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थायी बंदोबस्त, निश्चित राशि अधिक वसूली की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होता था। अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलिया द्वारा रखी जाने वाली राशि स्वयं प्राप्त कर सके। रैयतवाड़ी का प्रभाव क्या पड़ा? रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया है कि व्यय भारतीय कृषकों एवं भारतीय
कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविक इसमें भिन्न थी। व्यवहारिक रूप से यह व्यवस्था जमींदारी से कम हानिकारक नहीं थी। इस व्यवस्था से ग्रामीण समाज सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया तथा जमींदारी का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकार राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक अधिक उत्पादन के लिए बाध्य किया। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहा था जब तक वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करते रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्र में अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए लगान की दरें उच्च रखी गई थी। महलवाड़ी व्यवस्था। महल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूलने का समझौता होना था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने 1819 में अपनी प्रतिवेदन महलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया। इसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। 1833 में मार्टिन ब्रांड जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर रूप सामने आई। इस व्यवस्था के मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा महल के समस्त भूस्वामियों को भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान का अदायगी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तब महलवाड़ी व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष यह हुआ कि इसके महल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों को प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया। इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियां का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी अपनी स्वार्थ सिद्ध लग गए। कंपनी को लगान वसूली पर अधिक खर्चा करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में जुड़ी कुछ प्रमुख प्रथाएं। तिनकठिया प्रथा। यह प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों को अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। दादनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों को शिल्पकारों को एक मामूली सी रकम अग्रिम या पेशागी देकर कारखाना करनामा लिखा लेते थे, जो बाजार में भाव से बहुत कम दाम पर हुआ करता था। दुबला हाली प्रथा। यह प्रथा भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत दुबला तथा हाली कहलाने वाले भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति का स्वयं संरक्षक मानते थे। निष्कर्ष क्या निकला? तो भू राजस्व नीतियां का उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति करना था। फलतः इसी स्थिति में भू राजस्व को जो पद्धति लागू की गई उसमें किसानों को अत्यधिक शोषण हुआ। चूँकि किसान गांवों में रहता था और भारत के बहुसंख्या जनता कृषि से संलग्न थे, अतः किसानों को निर्धारीकरण से गांव निर्धारण हुए। परिणामतः ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां से जो असंतोष उपज हुआ उसे समय समय पर होने वाले किसान एवं जनजाति विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। कृषि का वाणिज्यिकीकरण। कृषि का वाणिज्यिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर बाजार आधारित फसलों की उपजाया जाता है, जैसे कपास, तंबाकू आदि। एडम स्मिथ के अनुसार वाणिज्यिकरण उत्पादन को प्रोत्साहन देता है तथा इसके परिणाम स्वरूप समाज में समृद्धि आती है, किंतु उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लाए गए वाणिज्यिकीकरण में
जहां ब्रिटेन की समृद्ध बनाया गया, वहीं भारत के संदर्भ में यह उल्टा हुआ। ब्रिटेन को समृद्ध बनाया गया, वहीं भारत के संदर्भ में उल्टा हुआ। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कृषि के वाणिज्यिकरण को जिन कारणों में प्रेरित किया गया वो निम्नलिखित है। भारत में भू राजस्व व्यवस्था का रकम अधिकतम निर्धारित की गई थी। परंपरागत फसलों को उत्पादन के आधार पर भू राजस्व की इस रकम को चुका पाना किसानों के लिए संभव नहीं था। ऐसे में नकदी फसल के उत्पादन की ओर उनका उन्मुख होना स्वाभाविक था। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की प्रारंभ हो गई थी तथा ब्रिटिश उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल की जरूरत थी। यह स्वार्विदित कि औद्योगिकरण के लिए एक सशक्त कृषि आधार का होना जरूरी है। ब्रिटेन में यह आधार कमजोर होने के कारण ब्रिटेन में होने वाली औद्योगिकरण के लिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का व्यापक दोहन किया गया। किसानों से मुनाफा प्राप्त करने के उत्प्रेरण भी कृषि के वाणिज्यिकरण को प्रेरित करने वाला एक कारक माना जाता है। उपनिवेशिक सरकार ने भारत में उन्हीं वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया जिनकी उन्हें जरूरत थी। उदाहरण स्वरूप कैरिबियाई देश में नील के आयात का निर्भरता को समाप्त करने के लिए उन्हें भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया गया। इसी प्रकार चीन को निर्यात करने के लिए भारत में अफीम के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसी तरह इटालियन रेशम पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बंगाल में मलबारी रेशम का उत्पादन पर जोर दिया गया। कृषि के वाणिज्यिकरण के व्यापक प्रभाव का दृष्टिपात करें, यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश भारतीय किसानों पर थोपी गई प्रक्रिया थी। औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत लाई गई इस व्यवस्था ने भारत में अकाल, भूखमरी का बर्बरता बढ़ा दिया। किसान अब बिचौलिया के मध्यस्थों के बीच कठपुतली बनकर रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यावसायिक फसलों की मांग में तेज वृद्धि होती है तो उसका लाभ मध्यस्थता और बिचौलिया को प्राप्त होता है, लेकिन इसके विपरीत नुकसान मंदी की स्थिति में उसकी मार किसानों को झेलनी पड़ती है। निष्कर्षतः कृषि को वाणिज्यिकरण से ग्रामों में ऋणग्रस्त बढ़ी और अकाल पड़े और दक्कन में कृषि दंगे हुए। इस वाणिज्यिकरण कृषि को कोई लाभ नहीं हुआ। धन का वर्गीकरण का तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिसके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था, जिसके प्रतिफल में भारत का कोई आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं होता था। भारतीय धन का बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उल्लेख किया है। उन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेड टू इंडिया में प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश का संपदा को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश का बाहर चला जाता है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ा जाता है और वहीं धन ऋण के रूप में पुनः भारत वापस आता है, जिसके लिए भारत और अधिक धन ब्याज के रूप में चुकाता है। हालांकि सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी की इस व्याख्या से सहमत नहीं थे। नौरोजी का ध्यान निष्कासन का अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। धन का बहिर्गमन के बारे में अन्य राष्ट्रवादी नेता महादेव गोविंद रनाड़े ने भी 1872 में पुणे में व्याख्यान दिया है कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से बाहर ले जाया जाता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रवादी नेता रमेश चंद्र दत्त और C.R. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया है। उल्लेखनीय है कि इसी पुस्तक को भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक माना जाता है। धन
निकासी का विरोध करने वाला समाचार पत्र में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष रूप से योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में औपचारिक रूप से नौरोजी के धन के निष्कासन सिद्धांतों को स्वीकार किया। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। औद्योगिकरण अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में कुटीर उद्योगों का बहुलता थी। औद्योगिकरण का आशय इन्हीं के पतन से है, जिसमें वस्त्र उद्योग प्रमुख था। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकरण के निम्नलिखित कारण थे, जैसे प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश कंपनी द्वारा गुमास्तों के माध्यम से बंगाल के हस्तशिल्पियों का नियंत्रण स्थापित कारण अर्थात उत्पादन प्रक्रिया में उनके द्वारा हस्तक्षेप करना और 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का रास्ता ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। भारत में निर्मित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्यात शुल्क प्रतिबंध लगाया जाता था, अर्थात भारतीय वस्तुओं के लिए ब्रिटेन के द्वार बंद किए जा रहे थे। रेलवे के विकास के द्वारा भारत में जहां कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में सरलता हुई, वहीं ब्रिटेन में तैयार माल को भारत में दूरस्थ क्षेत्रों में भी पहुंचाने का विकल्प खुल गया। विशेष 18वीं सदी में दो प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग का अस्तित्व थे, जैसे ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग और दस्तकारी उद्योग। भारत में ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग जजमानी या यजमानी व्यवस्था के अंतर्गत संगठित था। नगरीय हस्तशिल्प उद्योग अपेक्षाकृत अत्यधिक विकसित थे। ब्रिटिश आर्थिक नीति ने दो प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग को प्रभावित किया। हस्तशिल्प उद्योग के पतन से कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ता गया। अंग्रेजों को आने से पूर्व बंगाल में जूट की वस्त्र की बुनाई भी होती थी, लेकिन 1835 के बाद बंगाल में जूट हस्तशिल्प भी ब्रिटिश मशीनीकृत उद्योग के उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा हुई, जिसमें बंगाल में जूट हस्तशिल्प उद्योग का धक्का लगा। औद्योगिकरण ने शहरी दस्तकारों को विवश किया कि वे गांवों की ओर लौटे कृषि को अपनाएं। इससे हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा प्रभावित हुआ। विशिष्ट यह है कि हमारा हथकरघा उद्योग इन सभी विषमताओं के बावजूद अपना स्वायत्तता बचाए रखने में सफल हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन ने इसे और मजबूती दी। भारत में नए उद्योग की स्थापना 19वीं सदी के अंतिम या 20वीं सदी के आरंभिक दशक में हम भारत में विभिन्न आधुनिक उद्योगों की स्थापना पाते हैं। उल्लेखनीय है कि अंग्रेजों ने इन उद्योगों की स्थापना वित्तीय पूंजीवाद अर्थात निवेश पर आर्थिक लाभ की दृष्टि से स्थापित किया। फिर भी विदेशी व्यापारियों को अधीनस्थ सहायक के रूप में भारतीय के पास पूंजी जमा होती गई और वे उद्योग की स्थापना हेतु आकर्षित हुए, परंतु भारतीय उद्योगपतियों को सरकारी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा और उनका प्रवेश उन्हीं क्षेत्र में हुआ जहां ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वस्तुतः वैशेषिक और आंतरिक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इनके संबंध बदलते रहे और विषम वातावरण में भारतीय पूंजीगत वर्ग का विकास संभव हो सका। उल्लेखनीय यह है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण लाभ वाली इकाइयां विदेशी निवेश ही अधिक रहा। उदाहरण स्वरूप बैंकिंग में 20वीं शताब्दी के पहले विदेशी पूंजी 90% से अधिक थी। तिथि क्रम में दृष्टि से भारत में विदेशी निवेश 1833 के एक्ट के बाद नील, चाय, कॉफी जैसी बागानी फसलों को निवेश के द्वारा हुआ। वस्तुतः 1833 के एक्ट से कंपनी का चीन के साथ व्यापार का प्रतिबंध स्थापित हो गया और 1835 में भारत में पहला चाय बागान स्थापित हुआ। 1837 ईस्वी में असम चाय लिमिटेड की स्थापना की गई। 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया और भारतीय उद्योग को संरक्षण पर विमर्श किया। इस आयोग स्पष्ट अनुशंसा की थी कि कुछ
प्रमुख मदों के लिए भारतीय उद्योग को संरक्षण देना अनिवार्य है। धातत्व है कि यह दौर प्रथम विश्व युद्ध का था, जिसमें अंग्रेजों को भारत का सहयोग आवश्यक हो गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की धन की निष्कासी पर व्याख्यान दिया गया, जिसके बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस की महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया और 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भी भारत के उद्योग का संरक्षण की मांग की। वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग था जिसमें भारतीय पूंजीपतियों को आधारित विदेशियों से अधिक थी। 1854 में बम्बई से काबसाजी डाबर बम्बे स्पेनिश एवं बेसिम कंपनी के नाम से सूती वस्त्र फैक्ट्री की स्थापना की, जो भारतीयों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री मानी जाती है। 1855 में बंगाल के रिसाड़ में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा जूट कारखाना लगा। 1854 में भारत में पहली कोल फील्ड रानीगंज में खोजी गई और 1830 में आधुनिक इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास आर्कट मद्रास में जेसिया मार्शल हिट द्वारा किया गया। 1874 ईस्वी में बंगाल आयरन और वक्स कंपनी स्थापित हुई, जो भारत में पहली आधुनिक लौह इस्पात की कारखाना बनी। 1907 में टाटा लौह इस्पात कारखाना निजी क्षेत्र में भारत में पहला कारखाना लगाया गया। प्रथम विश्व युद्ध में इसके सहयोग को देखते हुए अंग्रेजों ने भारत में उद्योग के संरक्षण पर ध्यान दिया। 1920 के बाद नए क्षेत्रों में भारतीय पूंजीपतियों द्वारा आर्थिक निवेश किए जाने लगा। 1927 में फिक्की की स्थापना भारतीय उद्योगपतियों स्वदेशी उद्योग को संरचनात्मक आधार मिला। 1944 में बॉम्बे प्लान भारत के विकास के लिए निर्मित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव माना गया, जिसे ठाकुर दास मोदी बिरला आदि की विशेष भूमिका थी। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त का प्रारंभ किए जाने का संबंध में था? तो यह था केवल दो, यानी थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड थे। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो यह किया गया जमींदारों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था सन 1793 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? तो यह संबंध है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन सा संबंधित रहा था? तो यह रहा था मुनरो। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो यह लागू किया गया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है? यह किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत का सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? तो यह आती है भारत में राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन के निर्यात कर दिया जाता है, जिसके लिए भारत का कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपनिवेश का आर्थिक आलोचक था? तो यह आलोचक थे 11 के डी, यानी दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और R.C. दत्त तीनों थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो क्या देन थी? तो इन्हें इस बात को
अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानून विवादों को प्रवृत्ति की बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो यह देखा जाता है उपयुक्त ए, बी और सी इनमें से सभी को। जैसे रैयत की तुलना जमींदारों की व्यवस्था से आर्थिक सशक्त थे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को आधिपत्य बनाना था। तीसरा, आर्थिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत के व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निष्कासी का स्वरूप प्रतिफलित निर्यात था। तो यह सही है। आर तथा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर का सही व्याख्या करता है। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत अंग्रेजी शासन का एक परिमाण था। तो यह परिमाण था भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण।